अब हम सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यूएशन में देखिए अब हम पर्टिकुलर प्लेस वाइज चलेंगे। प्लेस में मैंने सबसे पहले हड़प्पा प्लेस को रखा है, हड़प्पा स्थल को रखा है। तो हड़प्पा जो स्थल सबसे पहले खोजा जाने वाला जो स्थल था वो हड़प्पा स्थल था। हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी 1921 में। 1921 में जॉन मार्शल मेन उस समय हुआ करते थे। उनके मेन नेतृत्वकर्ता में दयाराम साहनी, उनके अंडर जो एक इंडियन पर्सन थे, दयाराम साहनी जॉन मार्शल के अंदर काम करते हुए सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोदा या हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई। तो ये जो हड़प्पा स्थल मिला, यहाँ पे रावी नदी मिलती थी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रावी नदी हड़प्पा स्थल से, ये रावी नदी यहाँ से गुजरती थी। अगर आप थोड़ा सा पहले देखेंगे लेक्चर में तो आपको सब दिखेगा कि 4 नंबर पर रावी नदी नोट किया गया। अब ये जो हड़प्पा स्थल है ये पश्चिमी पंजाब में पाया जाता है, यानी कि अभी पाकिस्तान के प्लेस का एरिया है वो। अब यहाँ से मिलने वाले कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं, अक्सर सीजीपीएससी या यूपीएससी में क्वेश्चन ये आता है कि जैसे टीले का नाम माउंट एबी या एफ कहाँ से मिला है, तो इसके लिए आप आंसर लगाएंगे हड़प्पा के प्लेस से ये एविडेंस मिले हैं। तो यहाँ हड़प्पा से मिलने वाले क्या क्या चीज है, हड़प्पा में बहुत बड़े अन्नागार मिले हैं। अन्नागार एक्चुअली मैं एक चीज और बता दूं कि जो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो सरप्लस इकोनॉमी को गेन कर चुके थे। कहने का ये मतलब है कि यहाँ के लोग फसल उगाने के बाद उस चीज का भरण पोषण करने के बाद जो चीज बच जाता था उसको सेव करके रखते थे। उस सेव करके रखने के लिए ही जो अन्नागार है या गोदाम बनाए गए थे। ठीक है, तो अन्नागार में तो ये पता चला कि 12 ऐसे अन्न भंडार मिले हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि यदि अन्न भंडार मिलेंगे तो उसको अन्न भंडार बोलने के लिए भी कोई ना कोई एक छोटी सी फसल वहां मिली होगी। तो उस समय धान की या भूसे की साक्ष्य मिले हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 12 अन्न भंडार मिले। R37 और H दो नाम से कब्रिस्तान मिले जिनका नोटेशन था R37 और H। एक योगी व्यक्ति की मूर्ति मिली है, ध्यान की मुद्रा में वो योगी व्यक्ति है। और पृथ्वी माँ की एक मूर्ति मिली, पृथ्वी माँ की एक मूर्ति मिली है जिसमें से एक पौधा है, वो पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये प्रदर्शित करता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पृथ्वी माँ को अपना देवता मानते थे, जिसकी वजह से ये एक नोटेशन ये है कि यहाँ महिलाओं को एक समाज में एक बहुत सुसज्जित इज्जत दी जाती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी को यदि माँ के फॉर्म में देखा गया है तो ये कहीं ना कहीं एक मातृ सत्तात्मक सोसाइटी को इंडिकेट करता है, यानी कि औरत का एक उच्च स्थान था। टीले का नाम माउंट एबी या एफ रखा गया है। वहां से जो बर्तन मिले हैं उन बर्तन में के पॉट में आउटसाइडर में मछुआरे का चित्र भी देखने को मिलता है। इसके अलावा वहां पे शंख के बने हुए बैल भी मिले हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे चीज ये भी ले सकते हैं कि यहाँ धान के कुछ साक्ष्य भी मिले हुए हैं। तो इस प्रकार हड़प्पा स्थल से हमें 1921 में खोजा गया, दयाराम साहनी के द्वारा, रावी नदी के तट पे स्थित है। अन्नागार 12 अन्न भंडार, R37H कब्रिस्तान, एक योगी व्यक्ति की मूर्ति, फिर पृथ्वी माँ की एक मूर्ति मिले जिसमें अंकुरित करता हुआ पौधा, टीले का नाम माउंट ABF, बर्तन में मछुआरे का चित्र, शंख का बना हुआ बैल। अब आइए आप मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो इसे कहा जाता है मृतकों का टीला या नखलिस्तान। नखलिस्तान बोला जाता है या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल एक प्लेस वो कौन सा है, मोहनजोदाड़ो। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल प्लेस मोहनजोदाड़ो। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और जब आपको एक चीज बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण नगर हुआ करते थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जिसमें सबसे बड़ा नगर जो हुआ करता था वो मोहनजोदाड़ो हुआ करता था। और जो उससे छोटा यानी कि दूसरे नंबर का जो बड़ा नगर था वो हड़प्पा हुआ करता था। तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल। अब यहाँ से मिलने वाली चीजें, एक बृहद स्नानागार और बृहद अन्नागार मिले हैं। दोनों स्नानागार बहुत बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, यानी सबसे बड़ा जो स्नानागार मिला है वहां याद रखने का एक कोटेशन याद रखिएगा, एक स्नानागार से एक स्त्री
हाथ में हाथी का कपाल लेते हुए एक फूल चढ़ाते हुए पुरोहित के आवास से बाहर निकलती है और एक योगी व्यक्ति को देती है। कहने का मतलब इस कहानी से आप इंटरप्रिटेशन लिखिएगा। पुरोहित आवास मैंने बताया था कि एक स्त्री नहाकर कहां से, स्नानागार से, हाथ में हाथी का कपाल में कुछ फूल लिए एक पुजारी को अर्पित करते थे। पुरोहित आवेश कांसे की नारी की मूर्ति, नारी वर्ड आया तो आप उससे याद रखेंगे कि कांसे की नारी की मूर्ति है। इसके अलावा कांसे की नग्न नारी की मूर्ति नृत्य करते हुए भी पाई गई है, ठीक है, नृत्य कला के दौरान। अब पशुपतिनाथ की भी मूर्ति पाई गई है, पशुपतिनाथ की मूर्ति पाई गई है। वो जो पशुपतिनाथ हैं वो मुद्रासन की स्थिति में, उनके चारों साइड पशुओं के चित्र बने हुए हैं। ये पशुओं के चित्र कुछ इस तरीके के हैं, भैंस, गेंडा, हिरण, हाथी, बाघ और घड़ियाल ये चीज है। यानी कि बफेलो, रेनोसेरस, डियर, एलिफेंट्स, टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स। या फिर आप कुछ और समझ सकते हैं, घड़ियाल को क्या बोला जाता है एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन घड़ियाल, ठीक, ये चीज। अब यहां से एक कुबड़ वाला बैल भी मिला हुआ है, कुबड़ वाला बैल, त्रिमुख पुरुष ध्यान की मुद्रा में मिले हुए, यहाँ के ध्यान करता हुआ त्रिमुख पुरुष की मूर्ति भी मिली है, कुबड़ वाले बैल भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से घोड़े के दांत भी पाए गए हैं, घोड़े के दांत पाए गए हैं। और यहाँ से गले हुए तांबे का ढेर, मतलब जो तांबे को बर्न कर दिया था, बर्निंग का जो गल जाता है, उस गले हुए तांबे का ढेर भी पाया गया। तो कहने का मतलब मोहनजोदाड़ो से की शुरुआत 1922 में हुई खुदाई राखलदास बनर्जी द्वारा की गई, विश्व की विरासत सूची में शामिल है। और इसका अर्थ था मृतकों का टीला। इसे नखलिस्तान भी कहा जाता है, नखलिस्तान। यहाँ से मिले बेहदन्नागार, स्नानागार, पुरोहितावेश, कांसे की नारी की मूर्ति, शतरंज भी मिला है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिनके चारों ओर ये सब बैल, ये सब जानवर हैं, कुबड़ वाला बैल मिले हैं, त्रिमुख पुरुष मिले हैं, घोड़े के दांत मिले हैं, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। अब हम आते हैं सिंधु घाटी के एक दूसरे महत्वपूर्ण नगर चन्हुदड़ो पे। चन्हुदड़ो एक औद्योगिक नगर हुआ करता था। यहाँ वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हुए हैं। वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मतलब ईंट को सर्कुलर शेप देके भवनों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। दुर्ग का कहने का यहाँ तात्पर्य है किलों के अवशेष नहीं मिले, फोर्ट्स के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ से प्रसाधन की सामग्री भी यहाँ मिली है ना, गुड़िया और मनके की सामग्री भी मिली है। सौंदर्य प्रशासन में स्पेशली लिपस्टिक मिले हैं, कुछ सांपों के अंकन भी मिले हैं, सांप, मोर, इनके अंकन। इसमें मैं आपको एक चीज और लिखूंगी, मैंने लिखा नहीं है, सांप और मोर के अंकन मिले हैं, सांप और मोर के अंकन मिले हैं। इसके अलावा एक बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो पूछा जाता है, बिल्ली को दौड़ाते कुत्ते की स्वैरचित्र, बिल्ली को दौड़ाते हुए कुत्ते के स्वैरचित्र मिले हुए हैं। तो ये सब चीजें जो हमें मिली है चन्हुदड़ो से मिली हुई। तो चन्हुदड़ो की जो शुरुआत हुई थी 1931 में हुई थी गोपाल मजूमदार के द्वारा। यहाँ वक्राकार ईंटें, दुर्ग नहीं मिले हैं, औद्योगिक नगर है ये। गुड़िया मन का एक चीज मिला है, सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक वगैरह, ये सब चीजें यहाँ से मिली। झुकर झांगर शैली, इंपॉर्टेंट चीज है, झुकर झांगर शैली संबंधित है किससे, तो चन्हुदड़ो। और फिर बिल्ली को दौड़ाता हुआ कुत्ते के स्वैरचित्र मिले हैं। इसके अलावा अब हम तीनों में तट पे स्थित नदियों को जानेंगे। हड़प्पा में रावी नदी तट पे स्थित है, मोहनजोदाड़ो में सिंधु नदी तट पे स्थित है, चन्हुदड़ो में सिंधु नदी तट पे स्थित है, ठीक है। और याद रखिएगा आलमगीरपुर यमुना की एक सहायक नदी, हिंडन नदी, उसका नाम उसमें मैंने मिस कर दिया था, उसका नाम है हिंडन नदी। ये वास्तव में यमुना की सहायक नदी है, हिंडन नदी। और दैमाबाद नर्मदा नदी, सुतकांगडोर सिंधु नदी के आसपास, और मांडा चिनाब नदी के आसपास, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अगले बंदरगाह नगर पे, यानी बंदरगाह शहर पे, ठीक है। तो बंदरगाह शहर पे यदि बात करते हैं तो बंदरगाह शहर लोथल की शुरुआत यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा, रंगनाथ राव के द्वारा की गई। और 1954 से 1955 के ड्यूरेशन में इसकी खुदाई चालू हुई। ये जो लोथल प्लेस स्थित है ये भोगवा नदी के तट पे स्थित है। भोगवा एक वहां रिवर बहती है, वहां भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं
कैसे, देखिए यहाँ से गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा मतलब जहां आके बंदरगाह पे आकर नाव जहां रुकते हैं, बाड़ा एक जहां नाव को रुकने का प्लेस, गोदीबाड़ा मिला, यहाँ से नाव के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से धान की भूसी भी मिली है, और टेराकोटा, टेराकोटा मिट्टी के घोड़े की मूर्ति है, ठीक है, टेराकोटा। हाथी दांत के पैमाने, एक्चुअली क्या था, ये व्यापार एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, तो हाथी दांत के जो पैमाने रहते थे उनसे इस चीज को मेजर किया जाता है कि इतने, मतलब अगर अभी किलो और तौल चलता है तो उसमें हाथी दांत चलता था कि इतने लंबाई तक का या इतने चौड़ाई तक का, ठीक है। अब यहाँ पे युगल समाधान भी मिला है। युगल समाधान आपको शव आधान के 3-4 तरीके मिलेंगे, जिसमें एक तरीका है युगल समाधान, एक तरीका है जिसमें बर्तन के अंतर्गत मनुष्य को रख के सीधे अंदर रख दिया था, एक तरीका ये है कि मनुष्य को सीधा ओपनली छोड़ दिया जाता था, पशु पक्षी जानवर उसको खाते थे, उसके बाद उसको दफनाया जाता था। तो 3 या 4 तरीके होते हैं शवाधान के, जिसमें एक तरीका है युगल शवाधान, जो कि हमें लोथल क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब इसमें कौवा और लोमड़ी के चित्र भी मिले हैं। इसके अलावा अन्न को पीसी जाने वाली चक्की भी मिली है। दिशा मापक यंत्र, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये बंदरगाह शहर है, यहाँ से दिशा मापक यंत्र रहेगा, तो आप याद रखने का तरीका, दिशा मापक यंत्र क्यों बंदरगाह शहर, हाथी दांत का पैमाना क्यों बंदरगाह शहर, युगल समाधान आप स्पेशली याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, पूछता है। टेराकोटा भी बेहद महत्वपूर्ण पूछता है, याद रखिएगा। सीजीपीएससी यूपीएससी के दौरान यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को ना बने, या बहुत ही रेयर चीज पूछते हैं जो कि जनरली, तो इसलिए इस चीज ऐसे क्वेश्चंस यदि आपको सॉल्व करना तो आपको डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा। चीज है इतना क्लियर, होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं हड़प्पा स्थल के बाद, अब हम आगे चलते हैं कालीबंगन प्लेस, फिर कालीबंगन के बाद राखीगढ़ी, मनवाली, रोपड़, इस चीज को देखेंगे, फिर मांडा, आलमगीर, जितने रेस्ट बचे हुए हैं उनको आगे देखते हैं। इतना आप नोट डाउन कर लें। इसके अलावा नोट डाउन करने से पहले एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे एक ब्रैकेट में मैंने एक छोटी सी चीज लिखी है, आर्य, सुमेरियन, द्रविड़, दस्यु एवं दास। वापस से सुनेंगे, आर्य, सुमेरियन, द्रविड़, दस्यु, यानी ये कहा गया कि सिंधु घाटी में रहने वाले जो लोग हैं वो कहां से आए। तो एक वैज्ञानिक ने कहा, या एक विजनरी पर्सन ने कहा, या एक जो इतिहासकार उन्होंने ये कहा कि ये आर्यन लोग थे, रामचंद्र जी ने कहा। सुमेरियन किसने कहा, गार्डन चाइल्ड ने कहा, जीसी लिखा है यहाँ पे, गार्डन चाइल्ड होगा वो, गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा, सुमेरियन लोग। द्रविड़न किसने कहा, राखल दास दयाराम साहनी, एक्चुअली वो दयाराम साहनी ने कहा कि द्रविड़न लोग हैं, और दस्यु ने क्या कहा, विलर लोग हैं। एक कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक चीज और आता है कि कॉन्सेप्ट दरअसल ये है, थोड़ा सा सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, यहां मैं लिख के दिखा रहा हूं। इस चीज को मिटा देता हूं तो ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा। एक सोसाइटी जब आगे अभी मूव कर रही है तो देखिए किस तरीके से। सबसे पहले जब एक मनुष्य नॉर्मल था तो पहले कौन सा जीवन जीता था, खाना बदोशी जीवन जीता था। एक पृथ्वी की साइकिल को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं एक छोटे से डायग्राम के तौर पे। सबसे पहले मनुष्य खाना बदोशी जीवन जीता था, उसके बाद मनुष्य ने क्या किया, पशुपालन किया। मनुष्य ने क्या किया, पशुपालन। पशुपालन करने के बाद मनुष्य ने क्या किया, एग्रीकल्चर को अपनाया, कृषि। कृषि ने क्या चीज जनरेट किया, कृषि ने सरप्लस इकोनॉमी कॉन्सेप्ट लाया। सरप्लस इकोनॉमी कॉन्सेप्ट यानी कि चीजों को संग्रहित करके रखना, सरप्लस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया। सरप्लस इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से लोगों में क्या भावना हुई, कंपटीशन की भावना हुई। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा हुई। प्रतिस्पर्धा से क्या हुआ, क्या क्रिएट हुआ, इंडस्ट्रीज का सेलेक्ट हुई, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। इंडस्ट्रीज ने किस चीज को जन्म दिया, टेक्नोलॉजीज को जन्म दिया, टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। ये टेक्नोलॉजी किसको जन्म देगी, विनाश को जन्म देगी। न्यूक्लियर वेपन्स, जिस तरीके से लोग आज इतनी प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं कि कोई एक चीज इन्वेंट करता है और उसके अलावा बहुत सारी चीजें मतलब
एक्सप्लोड कर देता है, मतलब इन्वेंट करता है, सामने वाले के सामने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि हमारे पास ये है या हमारे पास पर्टिकुलर ये चीज है। 2 सेकंड में आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। हाँ, अब ये विनाश वास्तव में मनुष्य को फिर पूरा खाना बदोशी जीवन में ले जाएगा, और ये खाना बदोशी जीवन वापस पशुपालन, फिर कृषि, फिर सरप्लस इकोनॉमी, फिर कॉम्पिटिशन आएंगे, इंडस्ट्रीज खुलेंगी, टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट होगा, फिर वो एक विनाश को जन्म देंगे, फिर वापस खाना बदोशी। इस तरीके का साइकिल एक पृथ्वी का चलता रहेगा। तो ये पूरे एक कंप्लीट साइकिल हो गया। तो इस तरीके से आप चीजों को समझिएगा। तो अभी हम लोथल की बात हम आगे देखते हैं। अब हम नए प्लेस देखते हैं। नए प्लेसों में हमने सबसे पहला प्लेस देखने वाले हैं कालीबंगा। कालीबंगा या कालीबंगन प्लेस। कालीबंगा प्लेस की जो याद रखिएगा, कालीबंगा प्लेस और लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, ये जो प्लेस हैं रंगपुर, लोथल, धौलावीरा और कालीबंगन, ये सभी प्लेस 1953 से 1957 के आसपास सब खोजे गए थे। तो जिनमें मैंने एक आप सेट्स बना सकते हैं यदि आपको सन याद ना रहे तो उसके लिए। तो मैंने आपको बताया कि कालीबंगा प्लेस जो 1953 में खोजा गया था, इस समय अमलानंद घोष और बीबी लाल 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इस स्थल की खुदाई की। और याद रखिएगा ये जो है कालीबंगा जो प्लेस है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो था हमारा इसके पहले ये भोगवा नदी के तट पे था। इसके अलावा चन्हूदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, हड़प्पा जो रिवर थी वो रावी नदी के तट पे था, और ये जो कालीबंगन प्लेस है वो घग्गर नदी के तट पे है। तो याद रखिएगा घग्गर नदी के तट पे जुते हुए यहाँ से खेत मिले हैं, यहाँ से जो एविडेंसेस हमको मिले हैं उसमें जुते हुए खेत, कच्ची मिट्टी के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे कच्ची मिट्टी और मिट्टी के यहाँ पे खिलौने भी मिले हुए हैं, खिलौनी गाड़ी जिसमें, और इसके अलावा चना एवं सरसों की स्पेशली खेती भी देखने को मिलती है। अब ऑब्वियस सी बात है यदि यहाँ खेती देखने को मिली है तो याद रखिएगा यहाँ से हल रेखा भी मिली, यानी कि आपको क्या क्या चीजें याद रखना, कालीबंगा से जुते हुए खेत, कच्ची ईंट के साक्ष्य, नक्काशीदार ईंट जो थी पूरी नक्काशियां थी उसमें, और हस्तरेखा, खिलौने गाड़ी के पहिए और चना एवं सरसों की खेती देखने को मिली। इसके अलावा आप आगे बढ़िए, आगे आप देखेंगे तो बनावली आता है या बनवाली आता है, हरियाणा का प्लेस है ये। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 के आसपास की। रविंद्र सिंह बिष्ट, याद रखिएगा नाम, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में की। इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, याद रखिएगा। एक चीज मैंने आपको शायद नहीं बताया तो उसको भी लिखिएगा, मोहनजोदाड़ो से हमें शतरंज के साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से, और शतरंज के विषाद पे यानी शतरंज की तर्ज पे जो नगरों का निर्माण हुआ है वो हमें मिलता है बनवाली क्षेत्र में। यहां से अच्छे किस्म के जौ भी मिले हैं और मिट्टी खिलौने का हल मिला है। 3 चीजें, मिट्टी खिलौने का हल, शतरंज की तर्ज पे नगरों का निर्माण, अच्छे किस्म के जौ। अब हम आगे चलते हैं रंगपुर। रंगपुर में रंगनाथ राव, रंगपुर रंगनाथ राव ऐसे करके याद रखेंगे। 53, 54 मैंने आपको बताया था। रंगपुर, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा ये सब आसपास के हैं। अब यहां से जो रंगपुर है, रंगपुर भादर नदी की तट पे स्थित है। यहां से 2 चीज याद रखिएगा, कोडिंग ऐसे याद रखिएगा, दुर्ग में चावल बटा या दुर्ग में चावल बांट। तो दुर्ग में चावल बांट यानी दुर्ग मतलब यहां से किले के साक्ष्य मिले हैं, चावल मतलब यहां से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, बांट मतलब यहां है तौलने की इकाई। इसके अलावा मापन या तौलने की इकाई 2 जगह से हमें मिली है। आप देखेंगे तो आप लोथल में हाथी दांत के पैमाने से अपन मेजर करते थे। और इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा से जैसे बढ़ते हैं तो सुरकोतड़ा की जो सबसे पहले खुदाई हुई थी 1964 में हुई थी, जगपति जोशी के द्वारा की गई थी, है ना। और याद रखिएगा सुरकोतड़ा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घोड़े के दांत हमें मिले थे मोहनजोदाड़ो से, और घोड़े की हड्डी जो मिलेगी वो हमको कहां से मिलेगी, सुरकोतड़ा से मिलेगी। एक चीज मैंने आपको बताया था कि शवाधान करने के 3 से 4 विधियां होती हैं, जिनमें एक विधि है बर्तन में मनुष्य का रख कर, खाने पीने की चीजें रख के एक ताबूत के अंदर करके आप उसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। तो उसमें से वो जो शवाधान मिले हैं वो तरीके कहाँ मिले हैं, सुरकोतड़ा में मिले हैं। युगल समाधान के तरीके कहाँ मिले हैं आपको युगल समाधान के तरीके लोथल में मिले हैं। ऐसे करके आपको सभी चीजें क्लासिफाई करके याद रखने की कोशिश करना है। अब हम आते हैं धौलावीरा, सबसे नवीनतम प्लेस है 2nd नंबर पे,
मैंने यहाँ पे राखी गढ़ी को रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि राखी गढ़ी के बारे में जनरली मुझे देखने को नहीं मिला है। आप विकिपीडिया से राखी गढ़ी के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इंटरनेट से। धौलावीरा की जब बात करें तो वीर जोशी ने 1990 और 1991 से में इस चीज की खोज की। दूसरा नवीनतम प्लेस है, यहाँ से भी नाप तौल की चीजें हमें मिली है। सोने और चूने के पत्थर मिले हैं, स्पेशली यहाँ से झोकड़ शैली मिली है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। झोकड़ एंड झांगड़ शैली कहाँ से मिली है? प्रसाधन की जहां सामग्री मिली है चन्हू से। और एक झोकड़ शैली जो हमें मिली है वो दूसरी झोकड़ शैली हमें कहाँ मिली? धौलावीरा। धौलावीरा से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है जल प्रबंधन की व्यवस्था से संबंधित चीजें आती हैं। उसमें पूछता है कि जल प्रबंधन की व्यवस्था सबसे अच्छी कहाँ रही है? तो वो धौलावीरा प्लेस है जहां से हमको जल प्रबंधन की मतलब सिस्टम या जल निकासी व्यवस्था के बारे में पता चलता है। अब हम आते हैं रोपड़। रोपड़ जो है पंजाब का प्लेस है, पंजाब का स्थान है। भारत की आजादी के बाद सबसे पहला जो प्लेस खोजा गया था वो रोपड़ खोजा गया था 1950 के ड्यूरेशन में, 1950 के समय। उस समय बीबी लाल जो कि कालीबंगा का प्लेस भी खोजे थे, वो बीबी लाल हुआ करते थे, उन्होंने चीजें की खोज की। यहाँ पे याद रखिएगा इनमें कुत्ते के साथ मालिक को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। और तांबे की कुल्हाड़ी में मिली है आभूषण और चार्ट मिले हैं। चार्ट मतलब इसमें प्लान्स वगैरह वो अपना बना के चलते थे। आभूषण भी मिले हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को समझिए। अब दो महत्वपूर्ण प्लेस मांडा और आलमगीरपुर। मांडा सबसे उत्तरी स्थल है चिनाब नदी के तट पे। आलमगीरपुर से जो एक क्वेश्चन आता है, रोटी बनाने की चौकी जो हमें मिली है वो आलमगीरपुर से मिली है। याद रखिएगा मांडा एक नवीनतम प्लेस है, 1982 में खोजा गया था। और आलमगीरपुर जो है वो मेरे ख्याल से 1958 के आसपास। आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। मांडा जो है वो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ के लिए जनरली नदी का साक्ष्य नहीं मिलता है किसी भी किताबों में। धौलावीरा के लिए दूसरा नवीनतम प्लेस है सुरकोतरा, इसमें घोड़े की हड्डी और बर्तन में समाधान मिले हैं। रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित है। दुर्ग में चावल बाट कोड हो गया। बनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा खोजा गया। शतरंज के विसात में नगर योजना, अच्छे किस्म का चाव, मिट्टी के खिलौने मिले। इसके अलावा कालीबंगा जो प्लेस है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा घग्गर नदी जो है वास्तव में सरस्वती नदी का नवीनतम नाम है, पहले वो सरस्वती नदी हुआ करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक रफ आइडिया तो हो ही गया होगा। ये काफी है, इतना यूपीएससी और सीजीपीएससी के हिसाब से बहुत है। इतना आप करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। अभी हमने प्लेसेस के बारे में देखा, अब हम इसकी राजनीतिक, आर्थिक, इन सब चीजों को देखेंगे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि मैंने मैक्सिमम चीजों को डिस्क्राइब कर दिया है इस ड्यूरेशन में। अब आपको ये जानने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर इन चीजों को पूरा अच्छे से याद किए रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे यदि मैं आपको बात करूं कि यहाँ सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, या यदि मैं बोलूं मातृसत्तात्मक समाज था, तो हाँ आप बोल सकते हैं कि हाँ मातृसत्तात्मक समाज था, क्योंकि हम ये पृथ्वी से निकलता हुआ अंकुरण वाली एक फोटोग्राफी मिली है, चित्र मिला है। याद रखिएगा एक चीज और मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी की बुक्स में आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि लोग जब ट्रेड करते थे अपनी चीजों को, जब एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाते थे तो क्या करते थे, मिट्टी के बाट में मिट्टी को चिन्हित किया जाता और किसी बोरी में जब सामान को रखा जाता था तो उस बोरी में उसकी छाप छोड़ी जाती थी। तो जब वो नाव के द्वारा किसी दूसरे क्षेत्र में जाता था तो यदि उस निशान में यदि कोई चेंजेस दिखता था तो इससे ये समझ में आ जाता था कि कोई पर्टिकुलर बंदे ने इस चीज को छेड़ा है। तो इस तरीके से हम चीजों को समझेंगे। अब हम इसके अगले वीडियोस में ये देखेंगे कि इसके सामाजिक व्यवस्था क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, आर्थिक जीवन कैसे था। ठीक है, तो उन सब चीजों को। और यूपीएससी में 2014 में क्वेश्चन भी आया था कि क्वेश्चन दरअसल इस तरीके से था कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस तरीके से अभी के नगरीय नियोजन सभ्यता से जुड़ी हुई है। इस पे 200 शब्दों में आंसर लिखने को आया था। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम दोनों मेंस की बेसिस पे हम तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उसको उस चीज में डिटेल करूंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।